नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। और आज की अपनी ख़ास ख़बर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मेरे हिसाब से अगर हम जो कल प्राइम मिनिस्टर और प्रणब मुखर्जी की जो बातचीत हुई है यूएस में, पहले उससे अगर हम बात शुरू करते हैं तो देखते हैं कि इस बात को कहां से हम कहां लेकर जाते हैं और पी चिदम्बरम पर फिर हम उसके बाद बात करेंगे। तो डॉक्टर मनीष, मेरे ख्याल में अगर हम कल जो बातचीत हुई है, जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके प्रणब मुखर्जी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से वॉशिंगटन में, तो मेरा ख्याल है पहले उस पे बात करें। और साथ में उनकी स्टेटमेंट भी है कि वो अभी इस बारे में, चिदम्बरम के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते जब तक लॉ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से इस बारे में बात ना कर ली जाए। देखिए, मसला बहुत ही साफ है जी। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार है और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अंदर रस्साकशी चल रही है। तो ये एक पहली बात जो है हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात कि मामला 2G से जुड़ा हुआ है कि क्या चिदम्बरम का इसमें कोई रोल था? क्या जो लेटर जो प्रणब मुखर्जी ने दिया उसका वैल्यू, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर उसका दलील सामने आना चाहिए कि क्या सचमुच जो प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि चिदम्बरम साहब के नॉलेज में सब कुछ हो रहा है और चिदम्बरम साहब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को रोक सकते थे। यही स्टेटमेंट थी जो हम उस दिन डिस्कस। और अगर रोक सकते थे, अगर प्रणब मुखर्जी की ये बात सही है, तो जो हाल राजा जी का हुआ है वही हाल चिदम्बरम जी के साथ भी होना चाहिए। लेकिन है क्या कि अब इसमें जो है गुटबाजी कहां से हो रही है? तो कुछ लोग जो हैं, देखिए अब सामने ये दिख रहा है। देखिए, आप तो बात की गुटबाजी की बात करेंगे, पहले तो सीधे पीएम ही हमारे उनको पूरी तरीके से सेव करते हुए चल रहे हैं। लगातार उनकी, जिस दिन से पीएम बाहर हैं, लगातार उनकी स्टेटमेंट है चिदम्बरम के बारे में, मुझे उन पे पूरा कॉन्फिडेंस है। यही बात मैं कहना चाह रहा था जी। कि राजनीति बहुत ही आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल्स। ये आर्ट जो है कि इसमें दो राय नहीं, ये चिट्ठी पीएमओ से बाहर निकली है, प्रणब मुखर्जी ने नहीं दिया है मीडिया को, और आरटीआई के तहत पीएमओ से इस तरह की जानकारी निकल जाए, ये भी अपने आप में एक मजेदार बात है। और सब चीजें तो नहीं आती हैं। ऐसा नहीं कि आप आरटीआई के लिए जाएं और केंद्रीय माने इतना भी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस इस देश में नहीं है। ये चिट्ठी क्यों बाहर आ गई? और ये चिट्ठी बाहर आ जाने के बाद अब आप देखिए, तो इसका मतलब ये जो गुटबाजी जो है, इट इज द बिगर गेम जो अभी तक सामने नहीं आया है। समवेयर समथिंग इज कुकिंग इन दिस कैबिनेट। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चला गया और सब लोग अपने अपने दिल की बात, मन की बात अपनी जुबान पर लाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये आप शर्तियाँ मान लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान देश का भी होगा और बहुत बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भविष्य पे होगा। एक बात बताइए, जो ये मीडिया ने कल भी रात में यही दे रहा था और आज भी दे रहा है कि प्रणब मुखर्जी गए थे तो अपनी मीटिंग के लिए, और लेकिन वो बीच में उन्होंने प्रोग्राम थोड़ा सा अपना चेंज किया और वो वॉशिंगटन पहुंच गए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी वो पॉइंट कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी प्रणब मुखर्जी को? देखिए, कि वो बीच अर्जेंसी ये है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बीइंग कुक्ड। वो जो आपने बात कही, वो कुकिंग जो है वो ये भी हो सकता है, देयर इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता, मैं इशारा कर सकता हूँ, मैं आई हैव नो प्रूफ कि फॉर दैट मैटर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि वो लोग अमेरिका में हैं,
अब अमेरिका में खाक वहाँ क्या करेंगे, अमेरिका और हिंदू वहाँ तो ये लोग परेशान है सरकार को बचाने में। हिंदुस्तान में चिदम्बरम साहब हैं, चिदम्बरम साहब क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, कि चिदम्बरम साहब खुद को भी बचाना चाहेंगे। कोई भी आदमी चाहेगा, ये नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई हम जो है राजा की तरह, कौन तिहाड़ में जाना चाहता है, तो तिहाड़ में वो जाएंगे नहीं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई थ्रेटनिंग दे सकते हैं, अपना कुछ प्लान बना सकते हैं। तो जब प्लान बन सकता है तो फिर उसके लिए जवाब भी चाहिए होगा। और इतनी अर्जेंसी जो प्रणब मुखर्जी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने की, और बातचीत चल रही है और सब कुछ शांति शांति चुप हो रहा है, इसका मतलब है डेंजर बड़ा है। वही मैं कहने वाली थी। तो डेंजर बड़ा क्या है? इतनी बड़ी कोई चीज तो नहीं होने वाली जिसके आहिस्ता आहिस्ता जिसके लिए रास्ता तो ये डेंजर बड़ा क्या होने वाला है? तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कैंप है वहां से कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल सिग्नल्स मिल रहे हैं। वो अनकंफर्टेबल सिग्नल्स हो सकते हैं कि भाई मैं भी मुंह खोल दूंगा, मैं भी बता दूंगा ये सारा चीज प्रधानमंत्री के, ये बात भी सही है। देखिए ऐसा है, मुझे तो लग रहा है लपेट में बहुत कुछ। देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर चिदम्बरम गुनहगार हैं तो प्रधानमंत्री भी उस लॉजिक में फंसेंगे। बिल्कुल। देखिए मैं शुरू से मैं कहता आया हूं एक चीज कि जो हालांकि पॉलिटिकल मोरालिटी इस देश में खत्म हो गई है, अदरवाइज जो सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की होती है, यह आप नहीं कह सकते, ये इलॉजिकल बात है, या फिर राजनीति करना ये लोगों ने छोड़ दिया है। जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसका सब सबक इन लोगों ने माने ताक पे रख दिया है कि प्रधानमंत्री ये कह ही नहीं सकता कि भाई ये कैबिनेट के उस मिनिस्टर ने कर दिया, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि जो हुआ भाई वो जो होम मिनिस्टर जाने, होम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि भाई जो जाने वो फाइनेंस मिनिस्टर जाने। दिस इज नॉट डन। ये अजीबो गरीब तरीके का लॉजिक जो है वो आ रहा है। खैर अब जिस अब आइडियल सिचुएशन में तो हम रह नहीं रहे हैं, तो जिस तरह के बौने लोग हैं मंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए, तो वो उनकी ही बात करते हैं कि उनके ही मोरालिटी के हिसाब से अगर चलते हैं, लीगलिस्टिक और बिल्कुल टेक्निकल आर्गुमेंट के तहत, तो टेक्निकल और लीगल आर्गुमेंट भी यही हमें बता रहा है कि अगर राजा 17-18 चिट्ठी लिख रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से ये चिट्ठी जा रहा है कि मुझे दूर रखो, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या कि हम देखेंगे, सब कुछ करेंगे, जानेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन डोंट इन्वॉल्व मी डायरेक्टली। वी विल सी यू लूटिंग दिस कंट्री बट डोंट इन्वॉल्व अस। हमें चिट्ठी मत लिखो, हमसे परमिशन मत लो, जो करना है करो। यही मतलब होता है ना इसका। तो इसका मतलब है कि इस पूरे खेल में बहुत सारे लोग अंदर गए हैं। डॉक्टर मनीष, एक बात मैं जानना चाहूँगी जो मेरे मन में जब भी कुछ नया इशू आता है, मेरे मन में हमेशा ये बात आती रहती है कि उस इशू को सामने आने में, उस पे बहस होने में, उसको टैकल करने में, उसको बड़े पैमाने पे इतना समय लग जाता है कि वो इशू जो है वो कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। भले ही बाद में कब लोग भूल जाते हैं और उसके बाद एकदम से फिर कोई नया इशू आ जाता है। मेरे मन में बहुत टाइम से, देखिए आज से नहीं, मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात थी, ऐसा क्यों है ये बताइए, ये सारे मुद्दे फौरन ही इन पे क्यों नहीं काम होता? देखिए वो इसलिए नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। ये बदकिस्मती है देश की कि सरकार जो है वो वैसे रोलर कोस्टर पे मूव कर रही है, या वो आप दूसरे समझने की कोई आदमी है जो बहुत सारी चीज़ें अपने शरीर में जो है बांध के चल रहा है, पहने हुए है। तो कभी ये संभालता है तो उधर वो गिरता है, वो संभालता है तो उधर गिरता है, तो कुछ न कुछ गिर रहा है। अभी देखिए 2G वाला मामला, बीच में वो बवंडर पकड़ा तो योजना आयोग के भाई साहब ने, उन्होंने विस्फोट कर दिया कि 32 रुपये जो है वो काफ़ी है जी। अब वो काफ़ी वो खत्म हुआ तो मालूम चला कि भाई प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम का चिट्ठी बाहर आ गया। अब वो चिट्ठी अब हो क्या रहा है कि किससे आदमी क्या करे नहीं करे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपीए का जो गठबंधन है, जो टॉप लीडरशिप है, दे आर कीपिंग मम। वो साइलेंस जो है, ये साइलेंस जो है आगे चल करके बहुत मैंने समस्या खड़ी करने वाली है। तो वो जो ये पूरा जो तो हो क्या रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग एट 2 लेवल्स। वन, इस देश में यात्राओं का मौसम चालू हो गया। आडवाणी जी यात्रा पे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव यात्रा पे हैं, अन्ना हजारे यात्रा पे निकलने वाले हैं, और राजगोपाल यात्रा पे निकल गए हैं। छोटे मोटे पॉलिटिकल यात्रा जो राजनाथ सिंह का है या कलराज मिश्रा का है। तो ये आप देखिए, एक तरफ लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार जो है वो एक मेजर इशू बन करके जो है उभर रहा है। और ये ऐसा इशू उभर रहा है कि जो अगले 5-7 साल 10 साल तक जो है चुनाव में भ्रष्टाचार के ऊपर ही बातचीत होती रहेगी। तो ये एक तरफ वो हो रहा है, और दूसरी तरफ वी हैव ए गवर्नमेंट जो एक के बाद जो है भ्रष्टाचार के ही केस में फंसती जा रही है। तो ये पूरा जो मसला जो है, ये बहुत इसका इम्पैक्ट है। कल किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई कितने जो लोग अचानक से आंदोलित हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पहले लोग नहीं निकलते थे, अब निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो लोग भ्रष्टाचार के बारे में न सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रामदेव हों या अन्ना हजारे हों, उनके आंदोलन में ये दिखा। गांव-गांव में जहां मीडिया नहीं पहुंच सकी, RWAs अर्बन इलाके में, हर शहर, ऐसा कौन सा शहर इस देश के अंदर था जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से आंदोलित नहीं था? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पीपल वांट चेंज। पीपल वांट चेंज इन व्हाट? सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, सरकार के एटीट्यूड में, व्यवस्था के तरीके में, कि जहां भ्रष्टाचार लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये जो है नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं देख रही थी सलमान खुर्शीद जी का भी कहना ये था, उनका भी स्टेटमेंट थी कि वो चिदम्बरम ने कुछ नहीं किया, वो तो बिल्कुल ही बेकसूर हैं, और जो कुछ है मतलब सब ये बेकार की बातें चल रही हैं। बड़ी लंबी स्टेटमेंट थी उनकी, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स जो मैंने ये बताया कि चिदम्बरम ने कुछ नहीं किया, ये सब उनकी स्टेटमेंट थी। इसके साथ साथ और भी कांग्रेसी लीडर जो हैं वो पूरी तरीके से चिदम्बरम को कि दिफा कह लीजिए, जाहिर है वो करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जाहिर है वो करेंगे, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन डॉक्टर मनीष, फिर मैं वो बात कह रही हूँ कि अपोजिशन का ये देखिए इतना बड़ा इशू है, इतनी जब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, और मतलब चिंतित तो हैं प्रणब मुखर्जी जब वहाँ पहुँचे और बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब चिंता का तो इशू है ये। तो अपोजिशन ने इस मामले में अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसके लिए नहीं, एक देखिए, हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जी कदम उठाए। ये देखिए, ये सब जो हो रहा है ये अपोजिशन के ही पूरे सिस्टम में हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इट इज वो लेटर जो बाहर भी आया है, जो कोर्ट में रखा गया, सामने उसको दिया गया, जो इन्वेस्टिगेशन जिसपे सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो चिट्ठी भी कोई आम आदमी ने नहीं दिया। वो तो खैर जाहिर है कोई सुब्रमण्यम स्वामी ऑफिशियली दे सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसे पेश किया है। अभी वो कह रहे हैं कि और भी उनके साथ हैं, साथ ही साथ चिदम्बरम का इस्तीफा हो। हाँ, चिदम्बरम के इस्तीफा की आज कई लोगों ने किया, चिदम्बरम का इस्तीफा हो, इसको लेकर के लेफ्ट हो, बीजेपी हो, सब लोग जो लोग अपोजिशन में हैं, देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, दे आर पुटिंग प्रेशर, और ये उसी प्रेशर का नतीजा है। नहीं तो आप देखिए ना, मनमोहन सिंह के ऊपर इन्होंने पहले सिकंजा नहीं कसा। मनमोहन सिंह, ये भूलने वाली बात नहीं है कि जो व्यक्ति जेल के अंदर है, मनमोहन सिंह ने उसे पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ए राजा को मनमोहन सिंह ने हमेशा डिफेंड किया। उन्होंने यहां तक भी कहा कि हमने सारे कागज, सारे चीज हमने देख लिए हैं इसके, नथिंग हैज बीन डन इलीगली। तो ये इस तरीके का कि वो बेकसूर है, वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये इतनी सारी चीजें जो है वो तो प्रधानमंत्री पहले से ही बोलते आ रहे हैं।
लेकिन अब जो है उसके सबूत से एक एक करके जो निकल रहे हैं, तो ये मसला जो है, अब मज़ेदार बात ये है, एक दो चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि जो 2G का जो पूरा घोटाला है, इसको कौन आदमी लड़ रहा है? वो लड़ने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी मनमोहन सिंह के बहुत खास मित्र हैं, दोनों साथ काम कर चुके हैं। जब चंद्रशेखर जी के सरकार में ये एक एडवाइजर की तरह काम करते थे, तो वो मंत्री थे इनके ही, इन्होंने ही बुलाया है राजनीति में मनमोहन सिंह को, साथ पढ़े। तो इसका मतलब ये है कि बहुत घनिष्ठता है। और यू विल सी वन, वो जिसको कहते हैं कि थ्रेड जो हमेशा जो शुरू से चलता आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी वो हर बार कहेंगे कि भाई राजा दोषी है, चिदम्बरम को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, सोनिया गांधी को पकड़ो, राहुल गांधी को अरेस्ट करो, प्रधानमंत्री निर्दोष है। This is his stand, and he is getting all the support, all the relevant documents on time. आप बात समझिए, मैं एक इशारा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी को दे दी जा रही हैं, उनको मिल भी जा रहा है, दोनों मित्र भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते कि भाई मनमोहन सिंह इनोसेंट है, नहीं, उसका इस्तीफा नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए? तो कभी उनके लिए अलग अलग लॉजिक होता है। कभी वो बोल देंगे कि मनमोहन सिंह तो फुद्दू है, उसको कुछ नहीं आता है। कभी वो बोल देंगे कि भाई कि मनमोहन सिंह का कोई लेना देना नहीं, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, मनमोहन सिंह को पता नहीं था, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप ये एक कंट्राडिक्शन है सुब्रमण्यम स्वामी के लाइन में भी। और उनको ताज्जुब वाली बात है ये भी कि सब कुछ जो है अपने आप मिल जाती है उनको, सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक अलग स्टोरी है, इसका हमको इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि दिल्ली के मेन पावर सेंटर में उठापटक है। देयर आर पीपल विद इन कांग्रेस हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग, दे हैव सम डिफरेंट आइडियाज। कुछ प्रधानमंत्री को लेकर के हैं, कुछ गृह मंत्री को लेकर के है, कुछ चिदम्बरम को लेकर के है, कुछ सोनिया गांधी जी को लेकर के है, कुछ राहुल गांधी को लेकर के है। तो देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन। और दूसरी बात ये भी हमें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर इस बात पे हमको रहना चाहिए कि जब तक किसी भी पार्टी में ये सामर्थ्य होता है कि वो अपने लीडर्स को, दैट इज एमपीज को चुनाव जितवाने का सामर्थ्य जिस पार्टी में होता है, जिस लीडरशिप में होता है, वहीं डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता है। बिल्कुल ठीक। और जिस पार्टी में, जिस पार्टी के लीडर को, जिस पार्टी के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी आम कार्यकर्ता को चुनाव जितवाने की ताकत नहीं होती है, उसका सामर्थ्य नहीं होता, उस पार्टी में इनडिसिप्लिन होना वो बिल्कुल जायज़ है। जैसे बीजेपी जब जितवा रही थी लोगों को तो पार्टी विद द डिफरेंस थी, बड़ा डिसिप्लिन, कोई आदमी कुछ नहीं बोलता था। बट द डे स्टार्टेड लूजिंग द इलेक्शंस, जिस दिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो अपने घरों में चले गए, देखिए इनडिसिप्लिन बैठ गया। अच्छा डॉक्टर मनीष, एक बात, ये तो क्या इसी मुद्दे पे बात करेंगे? नहीं, एक सवाल पूछना चाह रही थी महंगाई के ताल्लुक से। जब आप अभी पूरा आपने उस दिन एनालिसिस दिया, पूरा दिया, और फिर उसके बाद हमारे पेट्रोल पे जो पैसे बढ़े, तो उसी दिन मैं एक पूरा चार्ट देख रही थी सब कंट्रीज़ का। तो मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं आपसे बात पूछूंगी, और आज मेरे मन में फिर से ये बात एकदम से आई कि जितनी भी ममालिक, जितनी कंट्रीज़ हैं, उनमें हिंदुस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है। दूसरी कंट्रीज़ में जो है, मैं चार्ट देख रही थी, तो उसमें जो है पेट्रोल की कीमतें हिंदुस्तान से बहुत कम हैं। ऐसा क्यों है? हम ही पेट्रोल की मार क्यों झेल रहे हैं? और ये तो आप जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है तो सभी कुछ महंगा हो जाता है। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, समझने वाली बात। एक लाइन में एक इंटरनेशनल क्रूड प्राइस दाम है,
जो सब देश खरीदते हैं, जिससे यूनिवर्सल है, सब लोग खरीदते हैं। कुछ पैसे लगते हैं उसके ऊपर, उसको रिफाइन करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, पेट्रोल पंप्स पे पहुंच जाता है। ठीक जी। अब दाम अलग अलग क्यों होते हैं? वो अलग अलग इसलिए होते हैं कि हर सरकार, हर देश अपने हिसाब से उस पे टैक्स लगाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल क्लियर चीज है, तो है ना? जानते जी। तो हिंदुस्तान में जो है किसी किसी राज्य में 50% से ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं कि दाम 1 रुपया ओरिजिनल कीमत सामान की, लेकिन टैक्स सरकार ने इतना भर दिया है उसे जो हमको 2 रुपया, सवा 2 रुपया देना होता है। 30% से नीचे किसी कहीं पे टैक्स नहीं है। तो अगर आप 50 रुपये, आप समझ लो कि आपका पेट्रोल का दाम है या डीजल का दाम 50 रुपीज़ अगर है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि आप 15 से लेकर के 25 से 30 रुपए तक जो है, आप 15 से 30 रुपए तक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दाम, कीमतें जो आप देखती हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाम है, तो स्टेट टैक्स जो है वो अलग अलग हिसाब से होता है। तो वो जो है वो आप जो है उतना रुपए आप दे रहे हो। हमारे यहाँ तो डॉक्टर मनीष इस वक्त पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। तमाम कंट्रीज़ के मुकाबले में हिंदुस्तान में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है इस वक्त। तो ये चीज़ है, तो क्योंकि उसी जैसे वजह कि से मैंने महंगाई, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है सरकार के लिए कामधेनु गाय है। हाँ, आपने कही तो थी कि कामधेनु गाय है कि इतना टैक्स लगता है उसमें, वो सरकार जो उससे कमाती है। आप डीजल में सब्सिडी देते हैं लेकिन फिर टैक्स भी लगाते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है, जो काम करना चाहिए, जिस सेक्टर में करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को आपने घुसा दिया, आप बढ़ा देते हो दाम और ये कहते हो कि भाई जो कंपनीज जो है, ऑयल कंपनीज को घाटा लग रहा है। मैं पिछली बार जब हुआ था, जो मैंने आर्टिकल लिखा था, आई वेंट थ्रू ऑल द मैंने कंपनीज, उनके अकाउंट्स को मैं खंगाला, नेट पे सबका अवेलेबल है कंपनी का, कोई घाटे में नहीं है। सरकार झूठ बोलती है कि भाई सब घाटे में चल रही है। अगर घाटे में चल रही है तो उनको मुनाफा देने के, आप रिलायंस को मुनाफा देने के लिए आप बैठे हुए उस देश के अंदर में, तो आपने वो काम कर दिया। डीजल की कीमत आप बढ़ाते हो, क्यों बढ़ाते हो? कंपनी को फायदा होता है। सही कहा आपने। तो आप जो है हर लीटर पे डीजल ले रहे हो। और दूसरी एक बात और, एक कंट्रडिक्शन आपने किया जो पिछली बार मैं बताना मैं भूल गया था, कि डीजल की जो सब्सिडी है, कुछ उसमें मिसकंसेप्शंस हैं कि आप डीजल तो सब्सिडाइज रेट में बेच रहे हो, ठीक है, उसका दाम जो है कम लेते हैं, लेकिन आप किसको फायदा पहुंचा रहे हो? अब जो मॉल्स हैं बड़े बड़े, वहां जो इतना बड़ा बड़ा जनरेटर चल रहा है, उसको सब्सिडाइज रेट में डीजल देने का क्या मतलब है? एक, जितने भी टावर हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, चाहे वो एयरटेल हो, एयरसेल हो, टाटा हो, कोई भी हो, वोडाफोन हो, एनी, जितने टावर आप देख रहे हैं वो सब जनरेटर्स चलते हैं गांव गांव में, पूरे देश भर में। तो टेलीकॉम कंपनी को आप डीजल सब्सिडाइज रेट में क्यों दे रहे हो? इंडस्ट्रीज, सिनेमा हॉल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये एक छोटा सा, मैं अगर बात ना छेड़ दी तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई हैं जो मतलब आ नहीं सकती आम आदमी के दिमाग में। तो ये आप क्या कर रहे हो? वही मैं तो ये दिस गवर्नमेंट सिंस 1991, जो मनमोहन सिंह जी का जो पूरा जो रिफॉर्म और उसका जो पूरा जो सिस्टम है, यू विल सी इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरीथिंग, कि आप गरीबी के नाम पे असल फायदा जो है आप पहुंचा रहे हो किसको? आप पहुंचा रहे हो धनाढ्य लोगों को। बिल्कुल। तो धनाढ्य लोगों को आप जो है आप फायदा पहुंचाते हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया
और ये बात मैंने इसलिए जानी डॉक्टर मनीष के मेरे दिल में बहुत दिन से ये बात थी और मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम ही पेट्रोल के इतने दाम दे रहे हैं। और जाहिर है पेट्रोल महंगा होता है, दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पेट्रोल के महंगा होने से तमाम अशिया, तमाम ज़रूरत की चीज़ें महंगी ना होती हों। नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन उसी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ है। अब आप सऊदीया की तो बात नहीं कर सकते जहाँ पे पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। मैं एक बात और बता दूं जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पिछले बार जो दाम बढ़ाए गए थे, हाँ, तो उसमें $112 पर बैरल क्रूड ऑयल का दाम था। अभी 88.2 है। एक दो दिन पहले मैंने देखा था, अभी वही मतलब 90 के अंदर ही है। तो अब आप देखिए ये जो दाम पिछले बार बढ़ाए गए थे उस समय से और अब के क्रूड ऑयल के दाम में इतना कमी है, तो ये कम हो गया है। इसके बावजूद इन्होंने बढ़ा दिया। वही मैं कह रही हूँ, जब कम हो गया तो क्यों बढ़े? यही सवाल, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि भाई कि बेसिकली ये कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब बहुत सारे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो ये कंपनी जो है जो सबसे इनसे पैसा लिया जाएगा, वसूला जाएगा, तो उनको फायदा भी तो पहुंचाया जाएगा। मुफ्त में थोड़ी कुछ काम होता है इस देश के अंदर में। तो चलिए, ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। और अपने इस प्रोग्राम में जो भी हम बात कर रहे हैं आपके हौसले से कर रहे हैं, आप हमें अपनी राय भेज रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। और आपकी राय से ही हम बहुत सारी चीज़ों में अपना रास्ता तय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम वो चीज़ें लें जिसमें हम बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचा सकें। इसी तरीके से आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार हमको देते रहिए और अपनी राय का इजहार भी हमारी साइट पर करते रहिए। तो कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।